बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को किस तरह से कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, साथ में हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसे हम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसकी हेल्प लेके हम क्या करते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दी हुई होती है उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म को कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम Q डॉट एफ कहेंगे, कैनोनिकल फॉर्म को हम C डॉट एफ कहेंगे। तो ये कैनोनिकल फॉर्म है। और कैनोनिकल फॉर्म की क्या डेफिनेशन थी, लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री 2 हो। डिग्री मालूम करने का आसान तरीका ये है कि जिन जिन टर्म में एक वेरिएबल है, जैसे इस टर्म में एक वेरिएबल है तो इसकी जो पावर होगी यही इसकी डिग्री है। इस टर्म में भी एक वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, यही इसकी डिग्री है। ये पावर, इसमें भी एक टर्म है, इसकी पावर 2 है, ये इसकी डिग्री है। लेकिन जो जिन वेरिएबल्स में, जिन टर्म्स में एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ, इसकी डिग्री मालूम करने के लिए आपको कंबाइन पावर देखनी होती है। ठीक है, कि जैसे x1 और x2 दोनों की मिला के पावर कितनी है, 1 और 1 2। यहाँ x1 और x3 की मिला की पावर 2 है, सॉरी ठीक है, पावर डिग्री 2 है। x2 और x3 दोनों की पावरों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब है हर टर्म की डिग्री 2 है। इस टर्म की भी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। और क्वेश्चन ये है कि रिड्यूस करें अबव क्वाड्रेटिक फॉर्म को इनटू कैनोनिकल फॉर्म। और एक और चीज़ भी मैंने ऐड कर दी है कि डिस्कस करें जी नेचर ऑफ रूट्स। इसका क्या मतलब होता है, ये भी हम क्वेश्चन के एंड में देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल एंड पे, जब हम कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को। अच्छा जी, अब हम करने क्या जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म को कन्वर्ट करना कैनोनिकल फॉर्म में, इसके कुल जो स्टेप्स हैं वो हैं 6। ठीक है, और उन 6 स्टेप्स को हमने वर्किंग रूल कह दिया है। सबसे पहला ये है, सबसे पहला स्टेप कि आपने जो लिखना है वो क्या लिखना है, राइट दी मैट्रिक्स A फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम मैट्रिक्स A लिखेंगे। लास्ट टाइम मैंने लिखना सिखाया था, आज मैं आपको 2 तरह से लिखना सिखाऊंगा कि किस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप ये है कि आपने आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स A, मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स A क्या होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स A के बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं और इसमें भी देखेंगे कि ये क्या है। लास्ट लेक्चर में एक तरीका बताया था, इसमें एक और तरीका बताऊंगा फाइंड करने का। थर्ड है जी, आइगन वैल्यूज़ के बाद आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर मालूम करने के बाद चौथा स्टेप ये है कि हम मॉडल मैट्रिक्स मालूम करेंगे, जो मैंने आप लोगों को डायगोनलाइजेशन में कराया था ऐड। ठीक है, और इसका एक और नाम है आइगन वेक्टर्स मैट्रिक्स। ये मालूम करेंगे आइगन वेक्टर्स मैट्रिक्स। पांचवा क्या है, पांचवा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये नया है। ठीक है, इसमें जो जो भी नए स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ निकालना आप लोगों को आती हैं, आइगन वेक्टर निकालना आप लोगों को आता है, मॉडल मैट्रिक्स बनाना आता है। जो जो स्टेप्स नए हैं उसको हम तो डिटेल से करेंगे, जो स्टेप नए नहीं हैं आप पहले सीख चुके हैं उसे हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, वरना वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर हो जाएगी। ठीक है,
ये मॉडल मैट्रिक्स भी लिख दिया आपने, जिसको आइगन वेक्टर मैट्रिक्स भी कहते हैं। पांचवा स्टेप ये है कि आपने नॉर्मलाइजेशन ऑफ, ये आपके लिए नया है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द आइगन वेक्टर्स, ठीक है, एंड फाइंड मैट्रिक्स n, और ये जो n मैट्रिक्स है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद जो 6 स्टेप है वो ये है कि हमें एक फॉर्मूला लगाना है, d इज इक्वल टू n इनवर्स a n, ये फॉर्मूला हमने लगाना है, ठीक है। ये 6 स्टेप्स हैं, हर स्टेप को हम बहुत पुरसुकून तरीके से करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि किसी स्टेप में भी आपको कोई मसला ना आए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि हमें ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसमें से एक मैट्रिक्स निकालना है जिसको हम ए कहते हैं, वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये देखते हैं पहला स्टेप। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म को दोबारा लिखूँगा, 2x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x3 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस 2x1 x3 माइनस 4x2 x3, ये क्या चीज़ है जी, गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म। पहला स्टेप जी, मैट्रिक्स ए, ए मालूम करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इसको यूँ मालूम कर सकते हैं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा जी COEFF का मतलब होता है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ हाफ, कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2, फिर हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x1 x3। अच्छा, इसको याद करना बहुत आसान है, मैं टेक्निक बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। एक दफ़ा लिख लेते हैं। फिर आएगा जी हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x2 x1, ठीक है। यहाँ आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x2 का स्क्वायर हाफ, और यहाँ आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x2 x3 हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x3 x1 हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x3 x2, और यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x3 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको समझिएगा, बड़ा आसान है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये डायगोनल, इस डायगोनल को आप देखें, ये जो डायगोनल है, डायगोनल में क्या आ रहा है, x1 का स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x1, अगले डायगोनल का अगला एलिमेंट कोएफिशिएंट ऑफ x2, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x3। अच्छा, आप लोग एक बात याद रखिएगा, ये x1 x2 x3 ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि एग्जाम में x y z आ जाए, तो यहाँ क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, ठीक है। अगर a b c लिखा आ गया तो यहाँ आएगा कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर। अच्छा जी, बाकी जो हैं वो उनको भी याद करना बड़ा आसान है। एक तो देखिए सबके साथ हाफ आ रहा है, हाफ 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 हाफ, ठीक है, सबके साथ हाफ आ रहा है। डायगोनल में जो है उनके साथ हाफ नहीं आएगा। अच्छा सर, अब इसको याद कैसे करें? देखें, याद करने का तरीका ये है कि देखें यहाँ हाफ तो लिखना है, कोएफिशिएंट, ये कौन सी रो है, R1, तो इसमें देखें यहाँ आएगा x1, x1 के साथ फिर क्या आएगा x2, यहाँ फिर x1, फिर x1 के साथ क्या आएगा x3,
ठीक है। अच्छा ये देखें ये R2 है, तो जब भी आएगा हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x2 x1। अच्छा एक बात और भी नोट कर लें, x1 तो आएगा ही आएगा, पहले x1 आएगा क्योंकि ये पहली रो है, ये पहली रो है तो पहली रो में x1 ही आएगा, ठीक है। डायगोनल वाले तो याद हो गए हमें कि कोएफिशिएंट ऑफ x1 का स्क्वायर आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x2 x3। अब हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। पहली रो में क्या आएगा, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x1 हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x1, ठीक है। x2 x3 को मैं समझाता हूँ कि कैसे याद रखेंगे आप। दूसरी रो में क्या आएगा, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ, ये चेक करें, x2, फिर हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x2। तीसरी रो में आ जाए, ये आएगा हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x3, फिर हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x3, ठीक है। अच्छा अगर ये x1 x2 x3 ना हो, x y z हो, तो फिर क्या करेंगे, देखें x से मुराद होगी पहली रो, x y से मुराद दूसरी रो और z से मुराद तीसरी रो, ठीक है। अच्छा अब ये x2 क्यों आ रहा है, ये देखें ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 3 है। अच्छा आपको ये तो पता है हाफ भी आएगा, कोएफिशिएंट भी आएगा, x1 भी आएगा। x1 क्यों आएगा, क्योंकि ये पहली रो है, और इसके साथ x2 आएगा क्योंकि ये दूसरा कॉलम है। ये याद करने की ट्रिक है। फिर हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x1 क्योंकि पहली रो है इसलिए मैंने x1, और ये तीसरे कॉलम में इसलिए x3 आएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये किस रो में, दूसरी में, तो x2 आएगा, किस कॉलम में, पहले कॉलम में, तो x1 आएगा। ये चेक करें x2 क्यों आया हुआ है, क्योंकि दूसरी रो है, और x3 क्यों आया है, क्योंकि तीसरा कॉलम है। इसको चेक करें, x3 आया हुआ है क्योंकि थर्ड रो है, और x1 क्यों आया हुआ है, क्योंकि पहले कॉलम में है, फिर x3 है, फिर x2 क्यों आया हुआ है, क्योंकि दूसरे कॉलम में है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इस तरह बनेगा, A मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसका बनने का तरीका है, ठीक है। मैंने एक और भी तरीका आपको पिछली वीडियो में सिखाया, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाफ इज इक्वल टू A इज इक्वल टू, चले जी, कोएफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर क्या है जी, 2, कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2 कहाँ है, ये रहे, ये x1 x2 का कोएफिशिएंट कितना है, 2, और 2 से हाफ लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड भी करना है, तो क्या आएगा जी 1। कोएफिशिएंट ऑफ x1 x3 चेक करें, ये रहा, इसका कोएफिशिएंट कितना है, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस रो पे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x2 x1 कहाँ मल्टीप्लाई, देखें x2 x1 ये रहे, इसका कोएफिशिएंट है 2 और हाफ भी साथ में आएगा, तो 2/2 क्या होता है जी 1। कोएफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर वो 1 है। x2 x3 का है, ये x2 x3, इसका कोएफिशिएंट है -4, साथ में हाफ भी है, तो -4 डिवाइड बाय हाफ -2। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ x3 x1 ये रहे, x3 x1, इसका कोएफिशिएंट है -2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि इसके साथ हाफ है, तो ये आएगा -1। कोएफिशिएंट ऑफ x3 x2 कहाँ है जी, ये x3 x2, इसके साथ है -4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा -2, और कोएफिशिएंट ऑफ x3 ये 1, ठीक है। ये A आ गया है, ठीक है। ये A को फाइंड करने का तरीका है कि A हम इस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स A है इसकी खुसूसियात हैं, 2 खुसूसियात हैं। सबसे पहली खुसूसियत ये है कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। और इसकी दूसरी खुसूसियत ये है, ये जो मैट्रिक्स A है ये सिमेट्रिक है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अभी रहने दें, ठीक है, वो असल में मैट्रिक्स N की है, इसकी नहीं है। अच्छा जी, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि ये आपका डायगोनल है, ये डायगोनल, और डायगोनल के ऊपर और नीचे एलिमेंट एक जैसे हैं। चेक करें 1 -1 -2 1 -1 -2, ठीक है। जिसको मैं क्लास में यूँ समझाता था कि डायगोनल के आर पार आपने देखना है। ये चेक करें, ये डायगोनल, इसके इस पार -1, उस पार भी -1, डायगोनल के इस पार -2, इस पार भी -2। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स A होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो मैट्रिक्स A हो गया, ये सिमेट्रिक होता है, ये आ गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें ये मैट्रिक्स A फाइंड करना था, जो कि हम कर चुके, ठीक है। अब हमें करना ये है
कि इस मैट्रिक्स ए के हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यूज़ हम निकालेंगे उसके मैं आपको दो तरीके सिखा चुका हूँ। ठीक है, एक शॉर्टकट भी था और एक पूरा लेंथी प्रोसीजर है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप ये होगा कि हमें मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए। और ये किस तरह से निकलती हैं, एक शॉर्टकट प्रोसीजर था, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था। अगर आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज़ करेंगे तो ये आएगा a माइनस लेमडा आई, इसका लेंगे डिटर्मिनेंट और इसको सेट करेंगे 0 के बराबर। यहाँ से हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आती है जिसको हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। वो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, -4 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आएगी। ठीक है, अब इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करके आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, और आइगन वैल्यूज़ जब आप निकालेंगे तो आइगन वैल्यूज़ आपके पास यानी इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएंगे -1, 1 और 4, 3 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, ये आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं, आइगन वैल्यूज़। अब ये आइगन वैल्यूज़ का पूरा एक प्रोसीजर है जो आप लोगों को आता है, इसलिए मैं कर नहीं रहा। ठीक है, अच्छा जी, तो आइगन वैल्यूज़ के बाद हम जो सेकंड स्टेप है हमारा वो ये है कि हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है। तो कितनी आइगन वैल्यूज़ मौजूद हैं आपके पास इस वक्त? जो आइगन वैल्यूज़ मौजूद हैं वो हैं 3। तो आइगन वेक्टर भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों के तीनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट आपके पास आइगन वैल्यूज़ हैं, लिहाजा आइगन वेक्टर भी डिफरेंट ही आएंगे। ठीक है, और तीनों के तीनों आएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट या डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं, आइगन वैल्यूज़। तो ये डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, बहरहाल जो आइगन वेक्टर हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं -2, 1, -1। इसका नाम हम रखते हैं x1, या इसका नाम हम रखते हैं, वेक्टर है तो ज़्यादा बेहतर है कि हम इसका नाम क्या रखें, v1। v1 का मतलब वेक्टर 1, फिर v2 ये सेकंड वेक्टर 1, 1, -1, फिर v3 थर्ड वेक्टर 0, -1, -1। तो ये हमने आइगन वेक्टर्स निकाल लिए हैं। अच्छा जी, आइगन वेक्टर्स तो हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अब आइगन वेक्टर फाइंड करने के बाद हमारा एक स्टेप था, ये चेक करें जी, हमने फाइंड करने आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स के बाद मैंने लिखा था कि मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, और ये मॉडल मैट्रिक्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं आप लोगों को पता है। ठीक है, मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका ये है, ठीक है, जिसे हम P कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स को। इसकी पहले कॉलम में पहला आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर और ये तीसरा आइगन वेक्टर। ठीक है, यानी पहले कॉलम में पहला आइगन वेक्टर C1, दूसरे कॉलम में दूसरा आइगन वेक्टर रखेंगे और तीसरे कॉलम में तीसरा आइगन वेक्टर। चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, यह आएगा -2, 1, -1, 1, 1, -1, 0, -1, -1। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है जी मॉडल मैट्रिक्स, जिसको हम आइगन वेक्टर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो P आ गया हमारे पास। तो चौथा स्टेप था कि जी मॉडल मैट्रिक्स या आइगन वेक्टर मैट्रिक्स बनाएं। और ये कैसे बनता है कि जो आइगन वेक्टर आपने निकाले हैं
वो पहले आइगन वेक्टर को पहला कॉलम बना दें, दूसरे को दूसरा और तीसरे को तीसरा, और यहाँ से आपका मॉडल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप भी हो गया। अब जो पांचवा स्टेप है ना, ये आपके लिए नया है, और छठा स्टेप नया है। चूँकि ये दोनों स्टेप नए हैं इसलिए हम इसे पूरी डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, पांचवा स्टेप ये है नॉर्मलाइजेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है जी? नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और वेक्टर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन is the process in which we divide a vector by its मैग्नीट्यूड। हम किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो नॉर्मलाइज, ये प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन कहलाएगा। ये प्रोसेस जो भी आप करेंगे और वो वेक्टर नॉर्मलाइज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक करके दे देता हूँ। ठीक है, ये V1 है। V1 क्या है जी? -2 1 -1। ठीक है, जब मैं इसको नॉर्मलाइज करूँगा तो फिर मैं इसको N1 कहूँगा। ठीक है, अच्छा जी अब मैं इसको नॉर्मलाइज कैसे करूँगा? नॉर्मलाइजेशन का तरीका ये है कि पहले मैं V1 का निकालूंगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये है कि स्क्वायर रूट लेंगे आप। ठीक है, किसका स्क्वायर रूट? देखें ये V1 है, वेक्टर है, ये इसका पहला कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जी? 4, फिर प्लस, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे ये 1, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे ये 1। तो ये V1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया जी? V1 का मैग्नीट्यूड आ गया √6। अब हम इस V1 मैट्रिक्स को, V1 वेक्टर को नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, टू नॉर्मलाइज V1 वी डिवाइड V1 बाय V1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? V1 को डिवाइड करेंगे V1 के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम कहेंगे N1। और ये N1 क्या चीज़ है? दिस इज नॉर्मलाइज्ड वेक्टर या नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। ठीक है, ये नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर है। अगर आपसे कोई कहे कि आइगन वेक्टर को नॉर्मलाइज करो तो इसका मतलब ये है कि उसको, उस आइगन वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आइगन वेक्टर क्या है जी? पुट करते हैं जी। आइगन वेक्टर है -2 1 और -1, और इसको डिवाइड करना है √6 है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज हो गया। ये √6 क्या हो जाएगा? सब के नीचे आ जाएगा। ठीक है, -2 के नीचे भी, 1 के नीचे भी और -6 के नीचे भी। तो क्या आएगा जब बताएं ज़रा मुझे? जो N1 है, N1 क्या आएगा? -2 डिवाइडेड बाय √6, 1 डिवाइडेड बाय √6, -1 डिवाइडेड बाय √6। ये क्या आ गया जी? ये हमने N1 फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम N2 फाइंड करेंगे। ठीक है, N2 कैसे फाइंड होगा? N2 फाइंड करने का तरीका क्या है? N2 फाइंड करने का तरीका ये है,
N2 क्या चीज़ है? दिस इज नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ V2, ठीक है। तो N2 का फॉर्मूला क्या है जी कि मैं V2 को डिवाइड करूँगा इसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो V2 क्या है? V2 ये रहा, यहाँ लिख देते हैं कि V2 क्या है? V2 है 1 1 -1। अब मैं इसका निकालूंगा मैग्नीट्यूड। इसका जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे V2 का मैग्नीट्यूड? V2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? स्क्वायर रूट के अंदर आएगा इस हर कंपोनेंट का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर, उनको ऐड करना है, ये फिर इसका स्क्वायर, हर कंपोनेंट का V2 के हर कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, और ये इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब N2 कैसे आएगा जी? N2 आएगा V2 क्या है जी? 1 1 -1, और नीचे V2 का मैग्नीट्यूड ये 3। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 सब के नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा बताएं? ये 1/√3 1/√3 -1/√3, ये N2 आ गया, ठीक है। जिस तरह के मैंने आप लोगों को कहा था कि आप नॉर्मलाइज करेंगे आइगन वेक्टर्स को, ठीक है। जितने भी नॉर्मलाइजेशन होगी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स एंड फाइंड मैट्रिक्स n। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। ये आपके पास N2 आ गया। अब आप फाइंड करेंगे N3 कैसे फाइंड होगा? वो V3 को मैं डिवाइड करूँगा V3 के मैग्नीट्यूड से, तो इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। V3 हमारे पास क्या है? V3 हमारे पास है, कहाँ लिख दिया मैंने, ये रहा 0 -1, ये 2 आएगा, तो ये आएगा 0 -1/2, और ये -1/√2, ये N3 आ गई। तो दो चीज़ें हमने, 3 चीज़ें मालूम कर ली, N3 भी हो गया, N2 भी हो गया, और यहाँ हमने फाइंड किया था N1, ये N1 हो गया। अब हम करेंगे जी वो स्टेप जिसमें हम n मालूम करेंगे, 5वां स्टेप, ठीक है। ये 5वें स्टेप में हमने n फाइंड करना है, फाइंड द मैट्रिक्स n। अब n कैसे फाइंड किया जाता है? n भी फाइंड करना बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। n क्या होता है जी? n एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके पहले कॉलम में पहला वेक्टर, दूसरे में दूसरा वेक्टर, और तीसरे में तीसरा वेक्टर। मगर अब आपने V1 V2 और V3 यूज़ नहीं करने, बल्कि N1 N2 N3 यूज़ करना है, ठीक है। तो n किसके बराबर हो जाएगा जी? पहले हम लिखेंगे N1, ठीक है। तो N1 को तलाश करते हैं, ये N1 है -2/√6। बहुत एहतियात से करना है, सवाल लेंथी होता है। 1/√6 और -1/√6, ठीक है। ये N1, N2 ये रहा, और N3 ये रहा, ये भी हम रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1/√3, ये 1/√3 -1/√3, और N3 क्या होगा? 0 -1/√2 और -1/√2। ये जो मैट्रिक्स n है ना, ये जो आपने फाइंड किया है बच्चों, ये होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आप पूछेंगे कि सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर आपने उसका इन्वर्स मालूम करना है, मिसाल के तौर पे आपने इस n का इन्वर्स मालूम करना है, n इन्वर्स, तो आपको इन्वर्स, आप सबको पता है कि एक लंबा प्रोसीजर होता है फाइंड करना। तो इन्वर्स मालूम करने के हमने कई प्रोसीजर डिस्कस किए हैं क्लास में, और ठीक है।
आगे भी एक हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वर्स हम फाइंड करेंगे बाय सिल्वेस्टर थ्योरम भी कर सकते हैं, और हमने केली हैमिल्टन थ्योरम से भी इन्वर्स मालूम किया है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी किया है। मैट्रिक में एक एग्जाम हम पढ़ते थे, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इन्वर्स मालूम करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ये खुसूसियत है कि उसका जो इन्वर्स होता है ना, वो आप 1 मिनट से भी पहले मालूम कर सकते हैं। और वो बोला कैसे? उसका ट्रांसपोज लेके, यानी जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वही उसका इन्वर्स होता है। लेकिन ये सिर्फ किस मैट्रिक्स की खुसूसियत होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की खुसूसियत होती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसका ट्रांसपोज ही उसका क्या होता है? इन्वर्स होता है। ठीक है, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इज इट्स इन्वर्स। ठीक है, सिंपल कहानी है। तो ये हमारे पास n आ गया। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पे आते हैं और वो है स्टेप 6। यहाँ हमने ये फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूले पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। अब हम यूज़ करेंगे जी ये फॉर्मूला क्या है कि d इज इक्वल टू n इनवर्स a n। ठीक है, अब देखें n इनवर्स निकालना तो काफ़ी मुश्किल काम है। आपको पता है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना काफ़ी दकीक काम होता है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि जो मैट्रिक्स n होता है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ये खूबसूरती है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो उसका इन्वर्स आ जाता है। ठीक है, अब बहरहाल, ठीक है, तो ये इन्वर्स और ये उसका ट्रांसपोज। तो अब हम ये करेंगे कि n इनवर्स फाइंड करेंगे, लेकिन n इनवर्स हम फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हम उस पूरे प्रोसीजर से नहीं गुजरेंगे। मैं इसी फॉर्मूले को यूँ लिख सकता हूँ, आपको ये ज़्यादातर किताबों में मिलेगा भी यूँ, n ट्रांसपोज a n। एक दफ़ा मैं पढ़ा भी रहा था तो मैंने ये फार्मूला लिखा था, तो बच्चे ने कहा कि सर किताबों में तो ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी रीज़न ये थी कि मैंने ये लिखा था। ठीक है, तो उसने कहीं से ये पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो फिर मैंने उसे बताया कि n इनवर्स की जगह n ट्रांसपोज लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि ये मैट्रिक्स कैसा है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अभी आपने इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अब चूँकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तो बच्चों वाला काम है। ठीक है, मतलब बच्चों वाला काम से मुराद ये है कि आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, n ट्रांसपोज और a को। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको n से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मैं ये सारी मल्टीप्लिकेशन कर चुका हूँ। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है वो आया है 100,040,00-1। अच्छा, और ये जो मैट्रिक्स है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इस हवाले से इंटरेस्टिंग है कि इसके डायगोनल में -1 है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और इसीलिए मैंने यहाँ डी लिखा हुआ है। चेक करें, डी का मतलब क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके डायगोनल में क्या आ रहे हैं? ये डायगोनल में क्या है? आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए। हमने जो आइगन वैल्यूज़ निकाली थी उसे चेक करते हैं। आइगन वैल्यूज़ हैं, ये चेक करें, -1, 1 और 4। तो ये -1
114, ठीक है। वो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये यूनिक नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं -114, तो डायगोनल में यही मौजूद होंगी, -114। तरतीब आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, जैसे -1 नीचे आ गया, 4 और 1 इधर भी आपका आ सकता है, इधर भी आ सकता है। बहरहाल तो ये फिर अक्सर बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर अगर हमें पता है कि यही आने वाला है, ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल ये सारा प्रोसेस तो हमें शो करने के लिए है, ये तो बाद में हमें एक प्रॉपर्टी पता चल गई कि जी ऐसे आता है, ठीक है, तो आपको शो करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। बहरहाल तो ये डायगोनल मैट्रिक्स डी आ गया। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स डी आ गया, इस डायगोनल मैट्रिक्स से ही आप कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी, मतलूबा। देखें आप कैसे लिखेंगे कैनोनिकल फॉर्म, आप लिखने इसी डायगोनल मैट्रिक्स से लिखेंगे, ठीक है। पहले आप लिखेंगे 1, यहाँ 1 है तो यहाँ आप लिखेंगे 1, और इसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं यूज़ कर लेता हूँ, पहले हमने यूज़ किया था x1 x2 x3, वो यूज़ नहीं करेंगे, कोई नया वेरिएबल यूज़ करेंगे। यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ 1x², फिर क्या लिखा हुआ है 4, तो मैं लिखूँगा +4y² और फिर -1 और ये z², ठीक है। तो कैनोनिकल फॉर्म कैसे लिखते हैं, मैं पहले 1 लिखूंगा, इसके साथ किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर लिख दें, कोई भी वेरिएबल ले लें, a b c u v w कुछ भी, ठीक है। फिर 4 लिखूंगा +4, चूँकि यहाँ +4 है, फिर उसके साथ कोई भी वेरिएबल उसका स्क्वायर, फिर -1 और फिर कोई भी वेरिएबल उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं और लिख देते हैं इसके साथ रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है जी। अच्छा, अब जब कैनोनिकल फॉर्म आ गई है तो आप लोग ऐसा करें कि कुछ क्वेश्चन, चले वो मैं असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा, आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे करना है, ठीक है। ये कैनोनिकल फॉर्म हो गई है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और भी थी, और वो थी कि फाइंड इट्स नेचर ऑफ रूट्स। ये क्वेश्चन मैं उठा लूँ ज़रा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैनोनिकल फॉर्म एंड डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। देखिए जब वो कहेगा ना कि नेचर ऑफ रूट्स बताएं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक कि हमें रैंक बताना, ठीक है। अब रैंक कैसे बताएंगे हम, एक रैंक हमने पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो रैंक जो होता है इसकी डेफिनेशन एक और देख लें जी, ये होता है जी नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइगन वैल्यूज़। अब आप बताएं आइगन वैल्यूज़ कितनी आई हैं, ठीक है। देखते हैं आइगन वैल्यूज़ कितनी आई हैं। ये आई हैं आइगन वैल्यूज़। इन आइगन वैल्यूज़ को आप गिनें, ये 3 हैं, 1 2 3। इसमें पॉजिटिव कितनी है, 1 2, 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो टोटल कितनी हो गई 3, तो रैंक हो जाएगा 3। अब समझने के लिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें आइगन वैल्यूज़ ये आ जाती, तो ये चेक करें, ये आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, ये आइगन वैल्यू नेगेटिव है, और ये आइगन वैल्यू ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये ज़ीरो है। आपको पता है ज़ीरो न्यूट्रल होता है। तो अगर इस तरह की आइगन वैल्यूज़ आ गई तो फिर रैंक कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो रैंक अगर इस तरह की आइगन वैल्यूज़ आ गई, फ़र्ज़ करें 0 0 2, तो आपने वो आइगन वैल्यूज़ गिननी है जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या दूसरे लफ्ज़ों में वो आइगन वैल्यूज़ देखनी है जो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो उसे हम रैंक कहते हैं। और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो
आइगन वैल्यूज़, नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ जो होती हैं ये आपका रैंक होता है। अब हमारी जो नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, 1 2 3, तो रैंक कितना हो गया जी, ये रैंक हो गया जी 3। तो जब वो आपसे कहेगा नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करें, तो इसका मतलब है एक आपने रैंक बताना है, दूसरे आपको क्या चीज़ बतानी है, ठीक है। ये सब इस नेचर एक लफ्ज़ में सब शामिल है। अगर मैं आपसे कहूँ नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करें, इसका मतलब है आप रैंक बताएंगे कितना है, ठीक है, उस मैट्रिक्स ए का रैंक है ये। फिर इसका मतलब ये होता है कि आपको बताना है इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का इंडेक्स क्या है। अब आप पूछेंगे इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, तो इंडेक्स की डेफिनेशन देख लें। द नंबर ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर टर्म्स in canonical form is called index of quadratic form। क्या मतलब जी, अच्छा इंडेक्स हम निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म का, लेकिन देखना हमें किसको है, कैनोनिकल फॉर्म को, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म ये है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये कैनोनिकल फॉर्म आई है, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें पॉजिटिव टर्म्स कितनी है, पॉजिटिव टर्म्स गिने, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, स्क्वायर लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन कैनोनिकल फॉर्म इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसमें चेक करें, ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये वाली टर्म पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है। तो कितनी पॉजिटिव है, 2, तो इंडेक्स कितना हुआ, इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज 2, ठीक है। तो ये इंडेक्स हो गया। तो जब वो आपसे कहेगा कि जी नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करें, तो इसका मतलब क्या है कि आपने रैंक को डिस्कस करना है, इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिस्कस करना है, और जो थर्ड है वो आपने डिस्कस करना है क्या जी, सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। अच्छा, सिग्नेचर के बारे में एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये होता है नॉन नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिग्नेचर -2 निकाल लें, -1 निकाल लें, ठीक है, ये इसको आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, अब ये क्या होता है जी, ये होता है द डिफरेंस between positive terms and negative terms in canonical form, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं कैनोनिकल फॉर्म जो हमने निकाली थी उसे दोबारा लिख देता हूँ, x² + y² -4y² - z², ठीक है। अब इसमें चेक करें, ये टर्म क्या है, ये वाली टर्म, ये टर्म है पॉजिटिव, ये टर्म भी है पॉजिटिव, और ये टर्म है नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्म्स कितनी है, 2, ये 2 हैं, और नेगेटिव टर्म्स कितनी है, 1। अब आपने इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालता है, ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। तो यही लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्म्स एंड नेगेटिव टर्म्स इन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं,
सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म का सिग्नेचर कहते हैं। तो जी पॉजिटिव टर्म्स है 2, इसमें नेगेटिव टर्म्स है 1, तो 2 माइनस 1 इज 1, दिस इज 1, दिस इज व्हाट, दिस इज सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का सिग्नेचर है। ठीक है, तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक दफ़ा देख लेते हैं इसे कि ये आपको, ये असल में क्वेश्चन था कि जी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, रिड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म आई है। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा है कि जी नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करें। तो नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करने का मतलब ये है कि हमने रैंक बताना है। ठीक है, 3 चीज़ें बतानी होती है, रैंक बताना है, इंडेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म बताना है, और इसके अलावा आपको सिग्नेचर बताना है क्वाड्रेटिक फॉर्म की। ठीक है, तो ये सारा हम कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे डिटेल से अपनी क्यूरी सेंड कर दें, इंशाल्लाह मैं तफसील से जवाब दूंगा। और अगर व्हाट्सएप नहीं कर सकते, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।